हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा ये लेक्चर नंबर टू मैं आपके लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर टू की मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने जो थ्योरी पोर्शन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक न्यू चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये मतलब हम लोगों ने जान लिया है। तो जिस बच्चे ने अभी तक लेक्चर नंबर वन नहीं देखा है, उसकी क्लास नहीं ली है, तो प्लीज पहले वो लेक्चर नंबर वन देख ले। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। एंड देन आप लोग लेक्चर नंबर टू देखो। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा सारे बच्चों से, जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिफरेंस बिटवीन बताया था आपको। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का मैंने क्या बताया था? हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको बताया था। एक बार मैं चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। हेलो हेलो, यस, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट जो आपको ये डिफरेंस बिटवीन बताया था, मैं जानना चाहता हूं क्या आप सारे बच्चों ने ये डिफरेंस बिटवीन नोट डाउन कर लिया? क्या सारे बच्चों ने ये डिफरेंस बिटवीन लिख लिया? जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन। तो बेटा अगर आपने नहीं देखा है तो इस अभी अभी रिकॉर्डिंग को पॉज कर दो, यहीं पे रोक दो। पहले ये डिफरेंस बिटवीन पढ़ो और फिर लिखो। ठीक है जी, पढ़ के फिर लिखो, फिर जाके आप रिकॉर्डिंग देखो, आपको बेटर क्लियरिटी होगी। क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। ठीक है, यस सर। चलो, तो ऑलरेडी बिल ऑफ एक्सचेंज मैं आपको बता चुका हूं। फीचर्स हम लोग कर चुके हैं, पार्टीज हम लोग कर चुके हैं। पार्टीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज होती है। टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज दो होते हैं, ट्रेड बिल, एक्युमुलेशन बिल। ट्रेड बिल मैं आपको बता चुका हूं, जब भी लाला जी उधार में माल बेचते हैं तो उस केस के अंदर लाला जी जो बिल ड्रॉ करते हैं उसको ट्रेड बिल बोलते हैं। और म्यूचुअल हेल्प के लिए जो बिल ड्रॉ किया जाता है उसको एक्युमुलेशन बिल बोलते हैं, जो कि आपके सिलेबस के बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस है ये। फिर भी टाइम मिलेगा तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा है। उसके बाद एडवांटेज मैंने आपको होमवर्क दिया था। उसके बाद प्रोमिसरी नोट, इसके फीचर्स, पार्टीज, मेकर को क्या बोलते हैं? ड्रॉअर भी बोलते हैं। ठीक है, मेकर को यहाँ पे ड्रॉअर भी बोला जाता है। और ये डिफरेंस बिटवीन जो कि 3 से 4 नंबर का एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके मतलब हमें जानने। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई हुई है, थोड़ा सा ये भी थ्योरी का पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन होता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं ड्रॉअर कौन है भैया? जो क्या करेगा? बिल ड्रॉ करेगा। जो क्या करेगा? बिल ड्रॉ करेगा। दूसरे वर्ड्स में मैं बोलूं तो जिसने क्या किया है? उधार में माल बेचा, जिसने क्रेडिट में सेल किया, वो बंदा क्या है? ड्रॉअर। उसको आप क्रेडिटर भी बोल सकते हो। ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द पर्सन टू हुम बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। ठीक है, क्योंकि जिसको उधार में माल बेचा है वो तो डेटर है। जिसको उधार में माल बेचा है वो तो क्या है? डेटर। पर जिसने बिल ड्रॉ किया है तो वो क्या होगा? क्रेडिटर। ड्रॉई कौन है? जिसने उधार में माल खरीदा है। ठीक है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या करता है? एक्सेप्टेंस देता है। पेई कौन होता है? पेई एक थर्ड पर्सन होता है जिसका बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा होता है? नाम लिखा होता है कि भाई जो पेमेंट है वो आपको पेई को पे करनी है। ठीक, अब आ जाते हैं टर्म ऑफ बिल। टर्म ऑफ बिल का क्या मतलब है? टर्म ऑफ बिल का कहता है पीरियड, जो यहां पे इंटरवल बिटवीन द डेट ऑन विच बिल इज ड्रॉन दैट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू इज कॉल्ड टर्म ऑफ बिल। तो टर्म ऑफ बिल को यहां पे देखो अलग अलग नाम से भी और बुलाया गया होगा।
इट इज अ बिल ड्रॉन आफ्टर अ साइट, आफ्टर साइट होता है बिल, बताऊंगा इसका मतलब क्या है। द टर्म ऑफ द बिल बिगेन्स टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग, इसका मतलब क्या है, व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड, when the bill is drawn after date, bill is drawn after date, the term begins to run from the date of drawing the bill। अब देखो टर्म ऑफ बिल का क्या मतलब है, ठीक है, यहां पे हमें क्या मतलब बताना चाहता है, टर्म ऑफ बिल का क्या मतलब है, एक बार आप पढ़ो, एक बार इसको आप लोग भी रीड करो और फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं, ठीक है, पढ़ के बताओ एक बार, एक बार आप लोग इसको रीड करो फिर मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। हेलो, हाँ जी, कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, मुझे एक बार बताओ। सर हम आपको कैसे बताएं कि समझ में आ गया? बेटा टेलीपैथी नाम की एक चीज होती है, तो देखो आप जानते हो कि आपको ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है, तो कई बच्चों को ये समझ में आ गया, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आया। सर क्या समझ में नहीं आया? नालायक, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, क्या वर्ड यूज किया है आप बता सकते हो मुझे? यहाँ पे दो वर्ड यूज किए, टर्म्स ऑफ बिल के अंदर, मतलब ड्रॉर, ड्रॉर कौन है, जो बिल क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, तो ड्रॉर क्या करेगा, जब बिल ड्रॉ करेगा तो वो बिल, उस बिल में दो चीजें लिखेगा, दो में से एक चीज लिखेगा, क्या लिखेगा, दो में से एक चीज, कि जो ये बिल है, जो ये बिल है ये आफ्टर साइड है, ये आफ्टर साइड है, या ये बिल क्या है, हाँ जी, दूसरा क्या है, दूसरा वर्ड क्या है, आफ्टर डेट, दो चीजें हैं यहाँ पे, तो या तो उस बिल में क्या लिखा होगा, आफ्टर साइट, क्या बिल लिखा होगा उस बिल के अंदर, आफ्टर साइट, दूसरी चीज क्या लिखी होगी, आफ्टर डेट, दोनों में से एक चीज उस बिल के अंदर लिखी होगी। सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है ड्यू डेट निकालना, हमें, हमने क्या करना है, जो ड्रॉर ने बिल ड्रॉ किया है हमें उसकी क्या निकालनी है, बोलो, ड्यू डेट निकालनी, क्या निकालनी है, ड्यू डेट हमें उसकी निकालनी। तो ड्यू डेट हम लोग कैसे निकालेंगे, ड्यू डेट जो स्टार्टिंग होगी उसकी कैलकुलेशन होगी, बिगिनिंग होगी, वो कहां से होगी, जो ड्यू डेट की काउंटिंग होगी वो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ड्यू डेट वर्ड का क्या मतलब है, ड्यू डेट वर्ड का मतलब है जिस दिन आपको पेमेंट करनी, पेमेंट कौन करेगा बताओ, पेमेंट कौन करेगा, ज्योति बोलो, बोलो बोलो जोर से बोलो, पेमेंट कौन करेगा, बोलो, पेमेंट करेगा, बोलो बोलो कौन बोला, हाँ, ड्रॉई, वेरी गुड, पेमेंट कौन करेगा, ड्रॉई, एक मिनट रुक जाओ, साइलेंट कैसे होगा, एक मिनट, हेलो, हाँ जी हाँ जी, तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्या बोल रहा था कि भैया पेमेंट किसको करनी है, ड्रॉई को पेमेंट करनी है, ड्रॉई का मतलब कौन है, जो हमारा डेटर है उसको पेमेंट करनी है, तो हमें क्या करना है बेटा, हमें उसकी ड्यू डेट निकालनी है, कि भैया ड्यू डेट क्या होगी, मतलब किस डेट तक उसे पैसा पे करना होगा, किस डेट तक उसे क्या करना होगा, पैसा पे करना होगा, वो डेट अपने को निकालनी। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या बात है, आप ध्यान से देखो, ये कहानी है, सर ये क्या कहानी है, ये कहानी है बेटा, मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके साथ, एग्जाम्पल लेते हैं, आप ही की बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं दिखा देता हूं, आपकी बुक का एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर साइट लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर डेट, आफ्टर डेट, इस वाले में क्या लिखा है, आफ्टर डेट, इसमें भी क्या लिखा है, आफ्टर डेट, तो जो भी बिल क्या किया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा, आपको उसके अंदर चेक करना होगा, क्या करना होगा, चेक करना होगा, आफ्टर डेट लिखा है या आफ्टर साइट लिखा है। सर इससे क्या होगा, बेटा जो आफ्टर साइट है वहां पे जो काउंटिंग स्टार्ट होगी, ये 60 डेज का क्रेडिट दिया है, क्रेडिट किसने दिया होगा,
ड्रॉर ने, वेरी गुड। क्रेडिट किसने प्रोवाइड करवाया होगा? ड्रॉर ने। ड्रॉर ने कितने दिन का क्रेडिट दिया? 60 दिन का क्रेडिट दिया। तो अगर बिल में आफ्टर साइट लिखा है तो कैलकुलेशन जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया, बिल कौन सी डेट को ड्रॉ किया गया? 5 अगस्त को 2018। और बिल एक्सेप्ट कब किया गया है? 10 अगस्त 2018। बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे ये बताओ 10 अगस्त 2018 को बिल क्या किया गया है? एक्सेप्ट किया गया। अगर बिल में आफ्टर साइट लिखा है, क्या लिखा हुआ है बिल में? आफ्टर साइट। तो आप कैलकुलेशन कहां से करोगे? जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है उस डेट से, या जिस दिन एक्सेप्ट किया गया? बताओ। जिस दिन एक्सेप्ट किया गया। जिस दिन क्या किया गया है? एक्सेप्ट किया गया। समझ में आया या नहीं आया बताओ। और आफ्टर डेट वाली में कुछ नहीं करना, जिस दिन बिल ड्रॉ कर दिया वहां से मीटर स्टार्ट, वहां से काउंटडाउन स्टार्ट, 3 महीने का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सर इस एग्जाम्पल को करा दो। तो मैं पहले क्या है आपको थर्ड वाला एग्जाम्पल करवाऊंगा और उसके बाद फर्स्ट करवा दूंगा, बाकी के एग्जाम्पल आप अपने आप कर लो। क्लियर है यहां तक? चल, तो पहले मुझे बताओ यहां पे आफ्टर साइट लिखा है, मैं कैलकुलेशन कहां से करूंगा? थर्ड वाला कर रहे हैं हम लोग, एक्सेप्टेंस से मैं कैलकुलेशन करूंगा। एक्सेप्टेंस कब है? 10 अगस्त 2018। कितने महीने का क्रेडिट है? महीने का नहीं है, यहां पे 60 डेज का है। तो 60 डेज आप कैलकुलेट करो। अगस्त कितने का जाता है? बोलो। 31 का जाता है। तो 10 दिन तो ये निकल गए अगस्त के, ठीक है। तो उसके बाद कितने दिन रह गए बताना मेरे को जरा जल्दी से। कितने डेज रह गए उसके बाद अगस्त के महीने के? 21 रह गए। वेरी गुड, क्या बात है, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद अगस्त के बाद मेरे को महीना पता नहीं है कौन सा आता है, मैंने क्लास नहीं ली है छोटी वाली मैडम से। तुम लोग पढ़े होंगे, छोटी वाली मैडम पढ़ाती होंगी तुम्हें। अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है जल्दी बताओ मुझे। सितंबर आता है, बच्चा कह रहा है भाई सितंबर ही आता है। ठीक है, तू भी याद कर ले। सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं। सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है? भाई ये महीना मुझे पता था, मेरा बर्थडे है भाई, अक्टूबर। ठीक है, पता नहीं था किसके बाद आता है, पर ये पता है अक्टूबर आता है। अब अक्टूबर भाई ये कितने दिन हो गए? ये हो गए 51। हमें कितने करने थे? 60। कितने रह गए? 9 रह गए ना। तो 9 अक्टूबर यहाँ पे डेट आ गई। 9 अक्टूबर को क्या हो जाएंगे? टोटल 60 दिन हो जाएंगे। 9 अक्टूबर को टोटल कितने डेज हो जाएंगे? 60 डेज हो जाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। 3 डेज ग्रेस होते हैं। 3 दिन क्या होते हैं? ग्रेस। ये देखो क्या लिखा है, डेज ऑफ ग्रेस। तो 3 एक्स्ट्रा डेज क्या है? ऐड किए जाते हैं। किसमें ऐड किए जाते हैं? पीरियड ऑफ बिल में। तो 3 दिन और मिलते हैं कस्टमर को पे करने के लिए पैसा। तो अगर मैं इसमें 3 दिन की मोहलत और डाल दूं तो 9 और 3 12। 12 क्या आ जाएगी? हाँ जी, ड्यू डेट क्या आ जाएगी? 12 अक्टूबर हो जाएगी ना। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 12 अक्टूबर, ये देखो बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड केस, ठीक है। अगस्त के 21 डेज, सितंबर के 30, अक्टूबर के 9, ऐड 3 दिन ग्रेस। और बिल की ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 12 अक्टूबर। मतलब 12 अक्टूबर को भाई डेटर को क्या करने? ये पैसे देने। किसको देने? ड्रॉर को। ठीक है, तो ड्रॉर को ये वो पैसे देगा। समझ में आया या नहीं आया मुझे बता दो। और जो बच्चा ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है भाई, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझे क्या करो? व्हाट्सएप कर दो। और मेरी गारंटी है हर बच्चे को समझ में आएगा। आप मुझे बताओ आपको समझ में आया? पक्का पक्का पक्का। ओके जी, पहले केस में आ जाओ। पहला केस क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज 12 जुलाई 2018 आफ्टर डेट लिखा है। तो कहां से काउंट करेंगे? जहां पे बिल ड्रॉ किया गया। तो हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे 12 जुलाई से। एक बार सारे बच्चे मुझे बिना आंसर देखे 12 जुलाई से कैलकुलेट करो।
12 जुलाई से करो कैलकुलेट। 12 जुलाई से क्या डेट आ रही है? तो 12 जुलाई से अगर आप कैलकुलेट करते हो, 12 जुलाई 2018, 3 महीने, 11 अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त आता है ना, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, 11 अक्टूबर डेट आ जाएगी। 3 महीने कहाँ कंप्लीट हो जाएंगे? 11 अक्टूबर को। क्यों? देखो, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, और प्लस कितने दिन? 3 डेज ग्रेस डेज, तो 3 दिन ग्रेस डेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 अक्टूबर। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है 14 अक्टूबर। एक बार हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 15 अक्टूबर आ रहा है। क्यों? ये कह रहा है 12 जुलाई से स्टार्ट हुआ, 12 अक्टूबर को जाके 3 महीने होंगे। तो ये असली में क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग क्या कर रहे हैं, जिस दिन आपने बिल ड्रॉ किया है उस डेट को ये काउंट नहीं कर रहे, ये नेक्स्ट डे से काउंट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मेरी काउंटिंग क्या थी? 12 तारीख से थी, कायदे से 12 से ही होनी चाहिए। आप मान के चलो ना भैया, अगर आप दूध लेने जा रहे हो 12 तारीख से आप दूध ले रहे हो, तो भाई 12 तारीख भी काउंट होगी ना, तो महीना तो 11 को ही हो जाएगा देखा जाए। पर ये लोग यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये 12 से नहीं कर रहे, ये 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग बुक की लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं कि अगर आफ्टर डेट लिखा हो तो नेक्स्ट डे से काउंट होता है, क्या होता है? बुक में क्या लिखा हुआ? बुक में लिखा है, अगर आफ्टर डेट लिखा होगा, बिगिंस रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। ये तो कह ही रहा है कि जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है, इन्होंने जो यहाँ पे डेट ली है। बाकी एक बार हम लोग मैच्योरिटी डेट वाला भी पॉइंट पढ़ लेते हैं। एक बार ये पॉइंट पढ़ लेते हैं मैच्योरिटी डेट का, फिर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो मैच्योरिटी डेट का एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग एक बार पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैच्योरिटी डेट में इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार इसे पूरा पढ़ते हैं। द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 डेज, 3 दिन ऐड करने के बाद जो ड्यू डेट आती है उसको क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी डेट। तो इसका मतलब कि ड्यू डेट क्या होती है? जो हमारा क्रेडिट पीरियड है जो हमने दिया है, जब वो कंप्लीट हो जाता है उसको ड्यू डेट बोलते हैं, जिस दिन वो कंप्लीट होता है। और डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है? जब हम ग्रेस डेज ऐड कर देते हैं, है ना, उसके बाद जो टाइम आएगा उसे डेट ऑफ मैच्योरिटी बोला जाएगा। कह रहा है व्हाइल कैलकुलेटिंग ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट ऑफ अ बिल, फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कीप इन माइंड। तो ये कुछ बातें जो हमें याद रखनी है। पहला, डेज ऑफ ग्रेस नॉट अलाउड व्हेन बिल इज पेबल ऑन डिमांड और एट साइट। तो जब एट साइट होगा तो भैया ये आपको 3 डेज ग्रेस नहीं मिलने वाले, 3 डेज ग्रेस आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है ना, तो हमने एक सोल्यूशन किया था, हमने उसमें आफ्टर साइट ही लिखा हुआ था मेरे ख्याल से, या एट साइट लिखा था? आफ्टर साइट लिखा था। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है। वहां पे जो मैंने केस करवाया वहां पे आफ्टर साइट लिखा हुआ था, ये देखो कहां गया, थर्ड केस था ना, ये रहा, थर्ड केस करवाया था। तो भाई ये आपको एग्जाम में ध्यान से देखना है, आफ्टर लिखा है और यहां पे क्या बोला उसने? एट। एट का मतलब क्या होता है? पेबल ऑन डिमांड। जिस दिन आप डिमांड करोगे उस दिन पैसा देना पड़ेगा। मैं अगर वो बिल लेके डेटर के पास चला गया 2 दिन के बाद, डेटर को 2 दिन के बाद ही पैसे देने पड़ेंगे। और इसमें जो ग्रेस होता है, डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन की जो मोहलत है वो यहां पे नहीं मिलती। उसके बाद देखो बी में क्या बोला है इसने, व्हेन पीरियड ऑफ द बिल इज स्टार्टेड इन डेज। जब डेज की बात है तो कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट विल बी इन डेज, डेज में ही करनी होती है, विच इंक्लूड्स द डेट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ पेमेंट को इंक्लूड किया जाएगा बट एक्सक्लूड द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। हाउएवर 3 डेज इज एड। तो यहां पे किस चीज की कहानी कह रहा है? डेज के बारे में कहानी कह रहा है। अगला वाला जो पॉइंट है वो मंथ के लिए, अगला वाला जो पॉइंट है वो मंथ के लिए, उसके अगला जो पॉइंट है वो पब्लिक हॉलीडे के लिए। तो टोटल हमें 4 बातें यहां पे ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात क्या आ गई? अगर ऑन डिमांड या एट साइट लिखा है, ऑन डिमांड एट साइट का मतलब क्या होता है? आप बिल लेके गए, आपने कहा भाई पैसे दे,
वो डेटर को पैसे देने पड़ेंगे। उसमें कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्रेडिट पीरियड कुछ नहीं उसमें फिक्स होता। जिस दिन यहाँ पे जो बंदा बिल ड्रॉ कर रहा है, जिस दिन वो पैसे मांगने आ जाएगा उस दिन आपको पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद डेज में देखो आपको क्या करना है, कह रहा है बिल हमने ड्रॉ किया है 1 जनवरी को और आफ्टर डेट लिखा हुआ है 60 डेज का है। देखो अब मुझे बताओ जनवरी का महीना कितने का जाता है, 31 का जाता है। तो जनवरी में 31 में से 1 डे माइनस हो गया, 1 डे माइनस हो गया ना। आगे बात समझ में, क्योंकि यहां पे बोला है ना, देखो एक्सक्लूड, क्या वर्ड बोला है, एक्सक्लूड द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो भैया 1 तारीख को हटा दो तो कितने दिन हो गए, ये 30 डेज हो गए ये। और उसके बाद हमारा कितने दिन का था ये, 60 डेज का। फरवरी कितने का, 28 का। टोटल कितने हो गए, 58 हो गए। 2 मार्च कर लो और 3 दिन अलग, तो डेट क्या आ जाएगी, 2 मार्च और 3, 5 मार्च। तो आपके 60 डेज हो जाएंगे। अब अगर यही मंथ में होता तो देखो मंथ में क्या करना है, ध्यान से देखो, क्या रहा है, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट विल बी इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर मंथ, इग्नोरिंग द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। अब महीने में कितने डेज होते हैं वो छोड़ो, बस महीना देखो कि महीना कब कंप्लीट होगा। इन दिस केस 3 दिन तो आपको ग्रेस मिलने ही मिलने, 3 दिन तो आपको ग्रेस मिलने ही मिलने। 1 जनवरी है, 1 जनवरी हो गया तो जनवरी का महीना हो गया, फरवरी का हो गया, मार्च का हो गया। अब डेट क्या थी भाई, 1 जनवरी। डेट क्या थी, 1 जनवरी। तो 1 महीना, 2 महीने, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल। तो अप्रैल 1 तारीख को महीना माना जाएगा और इसमें अगर 3 दिन और जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 मार्च आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 मार्च आ जाएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, हाँ जी, इसका मतलब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। अब ये डेज लिखा हुआ है ना, अब डेज में कहां से कैलकुलेशन की है, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो 1 तारीख को बिल ड्रॉ किया था ना, इस डेट को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड हटा दिया इस दिन को। इसके बाद जनवरी के कितने दिन रह गए, 30 ले लिए। समझ में आ गया। अब मंथ में भी सेम ऐसे ही करना है। मंथ में भी क्या करना है, 1 जनवरी बोला है, कहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 2 जनवरी से। तो इसका मतलब महीना कब होगा, 1 फरवरी को 1 महीना हो गया, 1 मार्च को 2 महीने हो गए, 1 अप्रैल को 3 महीने हो गए। और उसमें 3 दिन प्लस कर दोगे, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। तो चौथी तारीख को क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। समझ में आ गया। तो जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाता है, चाहे मंथ हो चाहे डेज हो, वो दिन नहीं लेना, चाहे डेज हो चाहे मंथ हो, वो दिन नहीं लेना। फिर सर ये इसमें डिफरेंस क्या है भाई, डेज में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उस दिन को नहीं ले रहे, पर डेज में क्या हो रहा है, जो कैलकुलेशन हो रही है वो ऑन द बेसिस ऑफ डेज हो रही है, और मंथ के अंदर जो कैलकुलेशन हो रही है वो ऑन द बेसिस ऑफ मंथ हो रही है। बस ये ध्यान रखना है। तो डेज में कैलकुलेशन क्या हो रही है, डेज के अकॉर्डिंग, और मंथ में कैलकुलेशन क्या हो रही है, मंथ के अकॉर्डिंग। बस जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाता है ना, जिस दिन क्या होता है, हाँ जी, जिस दिन क्या होता है बिल ड्रॉ किया जाता है ना, उस दिन को काउंट नहीं किया जाता। अब पब्लिक हॉलीडे का देखो क्या सीन है। पब्लिक हॉलीडे के केस में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। 1 मिनट, लाइट आ गई है। तो यहां पे स्टूडेंट एक, हेलो, यहां पे एक बहुत बढ़िया बात है पब्लिक हॉलीडे को लेकर। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है पहला ही कि पब्लिक हॉलीडे का मतलब क्या है। तो मैं आप सारे बच्चों को बता दूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 दिन को पब्लिक हॉलीडे माना गया है। भाई लिख लो, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त। 15 अगस्त, ये 3 दिन आपके आजादी के दिन है। सर मतलब आजादी के, भाई जो लोग ऑफिस में काम करते तो इन 3 दिन की भारत सरकार छुट्टी देती है। भारत सरकार कहती है ये छुट्टी है, पेड लीव होती है, मतलब कि इसमें आपकी पगार नहीं काट सकता कोई, लीगली इसके अंदर आपकी पगार कोई नहीं काट सकता। बाकी मजे की बात यह है जो लोग मॉल में काम कर रहे हैं,
उन बेचारों को 15 अगस्त को भी जाना पड़ता है, 26 जनवरी भी वो लोग जाते हैं, 2 अक्टूबर का मुझे पता नहीं, ठीक है ना, बट वो लोग जाते हैं इस दिन भी। कुछ का हाफ डे होता है, जो भी है आपको भी पता होगा, मार्केट में आप पूछ सकते हैं जो लोग मॉल्स के अंदर काम करते हैं या ऐसी जगह काम कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी की मदर डेयरी है तो भाई 15 अगस्त को भी दूध बेच रहा होगा बेचारा, बाकी पन्नी का दूध बेचेगा, या लोहे की भैंस होती है भाई वो टोकन डालते हैं, ठीक है जी, गाय भैंस का दूध दूसरे लोग बेच रहे होंगे, तो ये कहानी चलती है। तो ये 3 हिंदुस्तान के अंदर पब्लिक हॉलिडे माने जाते हैं। अब आपकी जो मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट का मतलब वो 3 दिन ऐड कर दिया हमने, अब 3 दिन ऐड करने के बाद डेट क्या आ गई, 26 जनवरी। भाई साहब डेटर बड़ा खुश हो गया, अब तो मुझे एक दिन और मिल गया, मैं कल पेमेंट करूंगा 27 जनवरी को। ना बेटा ना, 27 जनवरी को नहीं, क्या बोला हुआ है, प्रीसीडिंग बिजनेस डे को पेमेंट। पेमेंट कब करनी पड़ेगी, प्रीसीडिंग बिजनेस डे। तो मुझे बताओ 26 जनवरी अगर आंसर आ रहा है तो प्रीसीडिंग बिजनेस डे क्या होगा, 25 जनवरी। 15 अगस्त आ रहा है तो 14 अगस्त, 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। वेरी वेरी गुड, सारे बच्चों को मुझे लगता है ये समझ में आ गया है। जो भी हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके साथ डिस्कशन की है, आप सबको मुझे लगता है क्लियर है, थम्स अप। बट मेरी एक रिक्वेस्ट, ये इलिस्ट्रेशन 1 होमवर्क, होमवर्क का मतलब कि आप वीडियो क्लासेस देख रहे हैं, वीडियो को यहीं पे पॉज करो और ये पूरा इलिस्ट्रेशन 1 सॉल्व करो, अभी बैठ के पूरा सॉल्व करो, ठीक है। यस चलो जी, हेलो हेलो। तो आप सब ने ये इलिस्ट्रेशन 1 कंप्लीट कर ली, ठीक है, डन डन डन। तो जो भी बच्चा ये रिकॉर्डिंग देख रहा है ऑल ओवर इंडिया, तो बेटा आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, दोबारा बता देता हूं फिर भी, 9560054440। अच्छा, आज मेरे पास एक कॉल आया, कहां से, पुणे से। मैंने कहा बच्चे को नंबर कहां से मिला, उसने कहा सर गूगल से। गूगल से नंबर कैसे मिला भाई, गूगल पे नाम डालोगे मेरा, आपको अपने आप मेरा नंबर मिल जाएगा। तो लाइफ में कभी मेरा नंबर मिसप्लेस हो जाए तो गूगल, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां अभी तो नेट चल नहीं रहा है, तो गूगल पे आप क्या करोगे, मेरा नाम डालोगे तो मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा, कभी नंबर गुम हो जाए नाम डाल देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास बिल एट साइट। आप कहोगे सर ये तो पहले भी होगी, तो नालायक, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बिल एट साइट हो तो उसका मतलब क्या होता है, पेबल ऑन डिमांड। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी के अंदर, और मैंने आपको बोला भी था कि अगर पेबल ऑन डिमांड होगी बिल एट साइट, आफ्टर साइट नहीं, एट साइट, तो मैंने आपको बोला था इसके अंदर ग्रेस डेज नहीं मिलेंगे, है ना। तो यहां पे एक तो लिख लो, यहां पे नंबर ऑफ जो ग्रेस डेज होते हैं वो आपको यहां पे अलाउड नहीं होंगे, तो यहां पे लिख लो ग्रेस डेज, डेज ऑफ ग्रेस नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो एक तो डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलने, दूसरा सर इसका एग्जाम्पल दो, जैसे चेक होता है तो चेक में क्या लिखा होता है, पेबल ऑन, जो आपका चेक है यहां पे इन्होंने कहीं लिखा होगा, देखना कहीं पे चेक लिखा हुआ, मुझे पता नहीं नजर क्यों नहीं आ रहा, ये लिखा चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। आपने मेरे पैसे देने, मान लो आपने मेरे 50,000 रुपए देने, तो आपने जब मेरे 50,000 रुपए देने हैं, आपने मुझे चेक काट के दे दिया, अब मैं वो चेक लेके कहां चला गया, बैंक में लेके चला गया, तो भैया वो चेक क्या है, पेबल ऑन डिमांड, मतलब कि जब मैं बैंक में वो चेक लेके जाऊंगा तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, पैसे पे करने पड़ेंगे, बैंक को क्या करना पड़ेगा, मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। सर अगर उस चेक में डेट लिखी है, मान लो आज डेट है 15 अक्टूबर, मान लो 15 अक्टूबर तुम्हारा क्या जा रहा है, ठीक है ना भाई, और उस चेक में डेट लिखी है 31 अक्टूबर की, तो मैं अगर 31 अक्टूबर को जाके बैंक में वो चेक दूंगा तो क्या होगा, वो पेबल ऑन डिमांड होगा। सर अगर आप 31 अक्टूबर से पहले चले गए तो नालायक, जब चेक में ही डेट 31 की लिखी है,
तो वो 31 को पेबल ऑन डिमांड हुआ ना। पर जब हम कह रहे हैं कि अगर कोई चीज पेबल ऑन डिमांड होती है तो उसमें डेट मेंशन ही नहीं होगी पेमेंट की, इसका मतलब कि वही चेक पेबल ऑन डिमांड होते हैं जिन चेक में डेट, हाँ वेरी गुड सर, हाँ क्या कर रहे हो आप? अबे नालायक, मेरा कहने का मतलब तेरे को समझ में आ गया सर, मुझे तो नहीं आया। अरे मैंने कहा कि अगर डेट नहीं लिखी होगी तो उसका मतलब क्या होगा, वो चेक पेबल ऑन डिमांड है। जिस चेक में डेट लिखी है वो पेबल ऑन डिमांड होगा, पर कब होगा? वो चेक पेबल ऑन डिमांड कब होगा? जो डेट लिखी हुई है। और सर अगर चेक में डेट ही नहीं लिखी, फिर नालायक। अबे अगर डेट ही नहीं लिखी तो वो पेबल ऑन डिमांड है। और सर अगर चेक लिखी है, चेक में डेट लिखी है, तो वो पेबल ऑन डिमांड उस दिन होगा जिस दिन की डेट डली हुई। समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि कई लोग बस ये सिखा देते हैं भाई, अगर किसी बिल में कोई डेट मेंशन नहीं है तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड है। मैं तो कह रहा हूं वो इंस्ट्रूमेंट तो पेबल ऑन डिमांड है, पर उनके अलावा वो इंस्ट्रूमेंट भी पेबल ऑन डिमांड है। एग्जाम्पल के लिए चेक डेट लिखी है 31 अक्टूबर, आज डेट 15 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर को वो क्या हो जाएगा? पेबल ऑन डिमांड हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया सर? हाँ आप सही कह रहे हो, देखो यहां पे लिखा ना एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड, और दूसरा क्या लिखा है? नो टाइम ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड। या तो टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, और इज एक्सप्रेस अगर है तो जिस दिन का है उस दिन वो पेबल ऑन डिमांड। समझ में आया या नहीं आया? डिस्काउंटिंग क्या होता है, इसकी कहानी सुन लो। मैंने आपको बोला था डेटर ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया। डेटर ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया। पीछे आपने ये सारी इलिस्ट्रेशन की है, और मैंने इसमें आपको थर्ड इलिस्ट्रेशन कराई थी। तो बिल कौन सी डेट को ड्रॉ किया गया था? 10 अगस्त को। कितने टाइम का था? 60 डेज का था। और मेरे ख्याल से ये वाला आफ्टर साइट था, लिखा भी है आफ्टर साइट। ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं? डिस्काउंटिंग। तो भैया इस बिल की मैच्योरिटी डेट कब आ रही है? 12 अक्टूबर। बिल कब ड्रॉ किया गया? बिल तो पहले ड्रॉ किया गया था, एक्सेप्ट 10 अगस्त को किया गया था, इसलिए हमने 10 अगस्त से क्या की थी? कैलकुलेशन स्टार्ट की थी। 10 अगस्त से हमने इसलिए कैलकुलेशन स्टार्ट की थी क्योंकि यहां पे आफ्टर साइट लिखा हुआ। तो भाई अगर 12 अक्टूबर से पहले डेटर को, उसको ड्रॉर को पैसा चाहिए, 12 अक्टूबर से पहले किसको पैसा चाहिए? ड्रॉर, ठीक है, जो कि क्रेडिटर है। तो वो क्या कर सकता है? वो कहां जा सकता है? बैंक के पास। कौन से बैंक में जाएगा? जहां पे ड्रॉई की क्रेडिट वर्थनेस होगी, और वहां जाके क्या कर सकता है? उस बिल के पैसे मांग सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो वो बिल 50,000 का था। कितने का था वो बिल? 50,000 का। कितने का बिल था वो? 50,000 रुपए का वो बिल था। तो कितने पैसे डिमांड कर सकता है बताओ? कितने पैसे डिमांड कर सकता है? वो तो डिमांड तो 50,000 ही करेगा। वो तो पैसे जो डिमांड करेगा वो 50,000 रुपए ही करेगा, पर कितने पैसे मिलेंगे? बैंक अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लेगा। बैंक क्या करेगा? अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लेगा। बात समझ में आ गई? जैसे 50,000 रुपए का बिल है, बैंक ने अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिए 2,000 रुपए, तो यहां पे जो ड्रॉर है उसको 48,000 रुपीज मिल जाए। एंडोर्समेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी है। आपने मुझे चेक दिया, मुझे किसी और को पेमेंट करनी थी, मैंने किसी और का नाम लिख दिया बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो यहां पे क्या कर रहा है? उस बिल को इंडोर्स कर रहा है। जिस पर्सन को कर रहा है वो इंडोर्सी, और जो बंदा कर रहा है वो इंडोर्सर। मतलब कि मैं आपको दे रहा हूं, मैंने मान लो उज्जवल से बिल लिया, और मैंने वो बिल किसको दे दिया? दीपांशु को। तो जब मैं वो बिल दीपांशु को दे रहा हूं तो मैं इंडोर्सर, और दीपांशु क्या हो जाएगा? इंडोर्सी। ठीक है,
बात समझ में आ गई? चल, तो यहां पे इंटरनेट भी चल गया। चल, तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट आगे कैरी ऑन करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। उज्जवल मेरे साथ कनेक्ट हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवाया था बच्चों को। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन की बात करते हैं। बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बहुत बड़ा क्या है, ड्रॉअर है, जिसका भाई हजारों हजारों मतलब लोगों को वो उधार में माल बेचता है, मतलब कि उसके हजारों क्या है, डेटर है, क्योंकि जिसको उधार में माल बेचा जाता है उसे क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। तो हजारों लोगों को उधार में माल बेचता है भैया, उसको इतना टाइम नहीं है उसके पास। उसने बैंक को क्या इंस्ट्रक्शन दे दी है कि भैया मेरे बिहाफ में आप लोग क्या करना, बिल कलेक्ट कर लेना। मेरे बिहाफ में आप लोग क्या करना, बिल कलेक्ट कर लेना। तो उस केस के अंदर क्या होता है? हाँ जी, उस केस के अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पे ड्रॉअर है उसके बिहाफ में बैंक क्या करता है, बिल कलेक्ट कर लेता है। अब मुझे बताओ, जब भी बैंक ये काम करेगा, किसके लिए कर रहा है ये काम? ड्रॉअर के लिए। क्या कुछ पैसे चार्ज करता होगा? यस। तो कुछ ना कुछ अपनी प्रोफेशनल फीस यहाँ पे चार्ज करता है। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या है कि जो भाई बिल ड्रॉ किया गया था, तो ड्रॉई ने पैसा पे नहीं किया। जैसे हम लोग कई बार आप लोगों ने सुना होगा, चेक बाउंस हो गया। तो चेक बाउंस होने का मतलब क्या है भाई? अनएबल टू पे अमाउंट। जो भी उस बिल ऑफ एक्सचेंज में, प्रोमिसरी नोट में या चेक में जो अमाउंट थी, वो क्या हो गया, ड्रॉई अनएबल टू पे हो गया, वो पे नहीं कर पा रहा आपका पैसा। और ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज इंसॉल्वेंसी। ये आपको बताएंगे इंसॉल्वेंसी क्या होती है। इंसॉल्वेंसी का मतलब दिवालिया। वो बंदा क्या हो गया, दिवालिया हो गया। तो मुस्कान ने भी हमारे साथ क्लास ज्वाइन कर लिया। मुस्कान बेटा, आपको भी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। वैसे सारे बच्चों को मैं रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है? तो हम लोग ये इंपॉर्टेंट टर्म्स कर रहे थे, आप देखते चलो बस। उसके बाद नोटिंग ऑफ बिल क्या होता है? तो भैया डिसऑनर का मतलब, जैसे चेक क्या हो जाता है मुस्कान, बाउंस हो जाता है। सुना है मुस्कान ने, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने का मतलब क्या होता है मुस्कान? कि सर पैसे नहीं मिले। ड्रॉई ने पैसे देने ना, ड्रॉई कौन है, जिसने पैसे देने हैं। तो ड्रॉई क्या हो गया बेटा, अनेबल हो गया। ड्रॉई क्या हो गया, पैसे पे करने में अनेबल हो गया। वेरी वेरी गुड मुस्कान और उज्जवल, वेरी वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे ड्रॉई क्या हो गया, अनेबल हो गया पैसे पे करने में। तो हमने बोल दिया हमारा जो बिल है, मतलब कि बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है या चेक है, वो डिसऑनर हो गया। फिर हम कह रहे हैं नोटिंग क्या होती है। नोटिंग क्या होती है? देखो सीधी सिंपल सी बात, आपने मुझे चेक दिया, आपने मेरे पैसे देने थे, मान लो 50,000 रुपए आपने मेरे देने, तो आपने मेरे को क्या किया, चेक दे दिया। अब जो चेक आपने मेरे को दिया, वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो भी मेरे को बड़ा गुस्सा आएगा कि मेरे को पैसे मिलने थे 50,000 रुपए, मैंने बैंक में डाले थे, इसका चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब जब वो चेक डिसऑनर हो गया, तो मेरे को उसका क्या कराना है, नोटिंग करानी है। नोटिंग कराने के लिए मैं कहा जाऊंगा, नोटरी पब्लिक के पास। सर ये नोटिंग क्या होती है? भैया मेरे को जाके क्या करना है, नोटरी पब्लिक के पास जाना है। सर ये नोटरी पब्लिक क्या होती है? आपने सुना होगा कलेक्टर होता है, सारे बच्चों ने सुना हुआ है, उज्जवल सुना हुआ है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे हर किसी का क्या होता है, कलेक्टर होता है। इस ऑफिसर का नाम है कलेक्टर। तो भाई ये कलेक्टर के पास हम जाते हैं, पहले नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे। वो नोटरी पब्लिक आपने देखा होगा, जैसे एफिडेविट बनता है, तो एफिडेविट देखा है ना, एक कागज पे बनता है, ठीक है ना। एक तो आपने नोट वाले गांधी जी देखे, दूसरा आपने वो भी कागज देखे होंगे जिसमें नोट होते हैं प्रिंट, जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी होते हैं वो। तो ये कहानी क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोग पहले नोटरी पब्लिक के पास, नोटरी के पास जाते हैं, और नोटरी के पास जाके वो क्या कर लेते हैं, वो कागज ले लेते हैं और उस कागज में लिखवा लेते हैं। उस कागज में लिखवा लिया, जैसे कागज में लिखवा लिया जाता है कि भैया बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो हम लिखवा लेते हैं कि ये चेक था, ये बंदे का नाम था, ठीक है ना, वो सब कुछ हम लोग, उसका एड्रेस सब कुछ लिखवा लेते हैं, इसने हमसे माल खरीदा था और इसका जो चेक है, बिल है, वो डिसऑनर हो गया, हमें हमारा पैसा नहीं मिला। तो जो वहां डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, कलेक्टर होगा, जहां कलेक्टर का ऑफिस होगा, वो एक रेवेन्यू स्टैंप लगानी पड़ती है 1 रुपए की, उसमें वो साइन कर देगा।
साइन करने के बाद क्या है, उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में केस कर सकते। तो कोर्ट में केस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी किसी का कोई चेक बाउंस हो जाए, अगर उस पार्टी के अगेंस्ट आपको केस करना है, तो आप लोग क्या करो, बताओ कहां जाओ आप लोग। हाँ जी, जहां वो नोटरी क्या मिलता है, पेपर मिलता है, तो पहले वो पेपर ले लो और उसके बाद नोटरी पब्लिक के ऑफिस चले जाओ, और जो भी ऑफिसर है वहां पे उससे साइन करा लो। उस ऑफिसर को क्या बोलते हैं, कलेक्टर। उसके साइन करा लो, फिर कोर्ट में जाके क्या कर दो, केस कर दो। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, अब मुझे बताओ, जब आप कोर्ट में केस करोगे, नोटरी पब्लिक के पास गए, आपका पैसा खर्च होगा या नहीं होगा, तो ये सारे पैसे बताओ किससे रिकवर करोगे, जो आपका बिल डिसऑनर हो गया है, इसके सारे पैसे जो आपके खर्च हो रहे हैं, ये किससे रिकवर करोगे, ड्रॉई से करोगे। ये पैसा आप किससे रिकवर करोगे, बोलो, ड्रॉई से। ये पैसा आप किससे रिकवर करोगे, ड्रॉई से आप ये पैसा रिकवर करोगे। यहां तक कोई डाउट मुझे बताओ, समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। उसके बाद आप आ जाओ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल का क्या मतलब है कि भैया जो डेटर है, डेटर का मतलब जो ड्रॉई है, उसके पास बिफोर मैच्योरिटी डेट, मतलब बिफोर ड्यू डेट उसके पास क्या है, पैसे आ गए। बिफोर ड्यू डेट उसके पास क्या आ गए, पैसे आ गए। ठीक है, हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है कि भैया जो पेमेंट करनी थी वो 3 महीने बाद करनी थी, जो ड्रॉई है उसके पास 3 महीने से पहले पैसे आ गए। मान लो तुमने मेरे पैसे देने भाई 3 महीने बाद, तो तुम्हारे पास पैसे आ गए, तो तुम कह रहे हो कि सर 3 महीने बाद पैसे देने थे, मेरे पास तो 1 महीने बाद ही पैसा आ गया, मेरे पास तो 1 महीने बाद ही क्या आ गया, पैसा आ गया, मैं आपका पैसा पे करना चाहता हूं। भैया लेके जा अपने पैसे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो यहाँ पे ड्रॉई क्या कर रहा है, पहले पेमेंट करना चाहता है। अब मुझे बताओ, अगर आप मेरे को पहले ही पैसे देने चाहते हो, मैंने 3 महीने का आपको उधार दिया है, पर आप 3 महीने से पहले मुझे पेमेंट करना चाहते हो, मैं मना करूंगा आपको, कोई आदमी मना नहीं करेगा, वो बेवकूफ होगा जो मना करेगा। ठीक है ना भाई, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। तो रिटायरमेंट के केस में क्या होता है, जो होल्डर होता है वो रिबेट दे देता है। रिबेट जैसे एक डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट में क्या होता है, कोई 100 रुपए की चीज है, आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है 10 रुपए, आपको 90 रुपीज पे करने। तो यहाँ पे आपने मेरे 50,000 रुपए 3 महीने बाद देने थे, आप 1 महीने बाद ही दे रहे हो, मैं आपको कुछ रिबेट दे दूंगा कि भाई तूने 50,000 रुपए देने थे, अब तू क्या कर रहा है, मेरे को 2 महीने पहले ही पैसे दे रहा है, ऐसा कर चल 2,000 रुपए की रिबेट ले ले। मैंने एक तरीके से आपको 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, आप मुझे 48,000 रुपीज पे कर। रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है, रिन्यूअल ऑफ बिल, when acceptor of a bill not in position to meet the bill on its due date, मतलब कि जो हमारा कौन है, ड्रॉई। एक्सेप्टर का मतलब क्या है भाई, ड्रॉई है। तो ड्रॉई क्या है, पोजीशन में नहीं है, ड्रॉई क्या है, पोजीशन में नहीं है, ड्यू डेट को पैसे पे नहीं कर पा रहा, वो ड्यू डेट को पैसे पे नहीं कर पा रहा। तो अगर ड्रॉई यहाँ पे ड्यू डेट को पैसे पे नहीं कर पा रहा, तो उस केस के अंदर वो रिन्यूअल करवा सकता है बिल की। ये सारा हमने प्रैक्टिकल करना है। तो रिन्यूअल का मतलब एक फ्रेश बिल, ओल्ड बिल क्या हो जाएगा, कैंसिल, और एक नया बिल क्या हो जाएगा, फ्रेश बिल क्या हो जाएगा, इशू कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। और ये जो दो टॉपिक है, नेगोशिएशन, पहले ये बता देता हूं, नेगोशिएशन का मतलब कुछ नहीं है भाई, मैंने आपको कार बेची 50 लाख की, हम तो बड़ी बात करते हैं, ठीक है, बड़े लोग बड़ी बात है, वो कहते हैं ना रजनीगंधा, है ना, सुना है एड, क्या बोलता है रजनीगंधा एड में, ठीक है, ऊंची पसंद पता नहीं क्या है, जो भी है, ठीक है ना। तो कहानी है, तो नेगोशिएशन का मतलब क्या है भाई, मैंने 50 लाख की गाड़ी बेची है, उसके बदले आप मुझे 50 लाख का चेक दे रहे हो, ये नेगोशिएशन। आपको केक पसंद है, पेस्ट्री पसंद है, अब भाई आपने पेस्ट्री ली और बदले में 10 रुपए दे दिए, 20 रुपए दे दिए, 100, आपको के साथ 10 रुपए की कौन सी आती, मान ले भाई 50 रुपए दे दिए, 100 रुपए की भी पेस्ट्री आती, 200 की भी आती है, ठीक है, जो भी है, जितने की आपने पेस्ट्री खाई उतना पैसा आपने दे दिया, उसी को नेगोशिएशन कहते हैं। नेगोशिएशन का मतलब ही क्या है कि जो चीज आप ले रहे हो इधर से, उसके बदले में आप कुछ दे रहे हो, ठीक है, जैसे पहले गाय भैंसे दे देते थे, होता था ना, पहले बार्टर सिस्टम होता था,
तो अब तो नेगोशिएशन होता है, तो नेगोशिएशन बिल के थ्रू भी होता है। यहां पे क्या मैं किसी को कैश दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको उधार में माल बेचा, मैंने आपको उधार में माल बेचा, तो आपने सामने से मुझे क्या दे दिया, प्रोमिसरी नोट दे दिया। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या है, आपने लिख के दे दिया कि हाँ भाई मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं तुझे 3 महीने बाद ये पैसे दे दूं, उसको प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, मैं बिल ड्रॉ करूंगा, आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ भाई मैंने इससे माल खरीदा। समझ में आ रही बात, नेगोशिएशन का मतलब क्या होगा। और एकुमडेशन बिल का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था ये सिलेबस में नहीं है बट यहाँ पे थ्योरी दे रखी है, थ्योरी बता देता हूं। मैंने आपको कोई माल ही नहीं बेचा उधार में, मैंने आपको कोई माल उधार में बेचा ही नहीं, और मैंने क्या किया, आपको पैसे की जरूरत थी, मैं आपको जानता हूं आपको पैसे की जरूरत है, तो मैंने क्या किया, हाँ मान लो मेरे को पैसे की जरूरत है, मान लो मेरे को पैसे की जरूरत है, आप मुझे जानते हो, तो मैंने आपको बोला ज्योति आप ऐसा करो कि मैं आपको एक बिल ड्रॉ करता हूं, मैं आपको एक बिल ड्रॉ करता हूं और आप एक्सेप्टेंस दे दो कि हाँ मैंने आपको क्या किया, माल बेचा। और मैं क्या करूंगा, बैंक में जाके पैसा डिस्काउंट करा लूंगा, बैंक से पैसे ले लूंगा। क्या मुझे बताओ, मुझे फाइनेंशियल हेल्प मिल गई नहीं मिल गई, जबकि देखा जाए रियल्टी में मैंने कोई माल ही नहीं बेचा है, देखा जाए तो रियल्टी के अंदर विदाउट कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई बिजनेस में पार्टीज के बीच में, ठीक है ना, विदाउट एनी कंसिडरेशन आप मेरी क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। और कैसे हेल्प कर रहे हो, मैंने जो बिल ड्रॉ किया आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्टेंस दे रहे हो, जबकि रियल्टी में मैंने कोई माल उधार में नहीं बेचा। आप मेरी फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हो, आप कहोगे सर कैसे हेल्प होगी, नालायक, जब मैंने कोई बिल क्या कर दिया, आपको ड्रॉ कर दिया, आपने एक्सेप्टेंस दे दी है, तो वो बिल लेके मैं बैंक में जा सकता हूं और बैंक से जाके क्या करवा सकता हूं, डिस्काउंट करवा सकता हूं, मुझे पैसा मिल जाएगा। जो 3 महीने बाद, जो 3 महीने बाद मैंने आपको पैसे देने थे वो मुझे पहले ही मिल जाएंगे, मैं पैसा यूज करके 3 महीने बाद मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं दे दूंगा बैंक में जाके। आ गई बात समझ में, इसको बोलते हैं एक्युमुलेशन। तो इसका प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी जो भी हमने टर्म्स पढ़ी है, जैसे रिन्यूअल आया था बीच में, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैं आपको, रिटायरमेंट ऑफ बिल भी आया था, तो ये सारी चीजों के हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम लोग सारा यहाँ पे प्रैक्टिकल समझने जा रहे हैं। तो यहां तक मुझे एक बार बता दो, जो बच्चों ने ज्वाइन किया है चैट बॉक्स में मुझे बता दो यहां तक समझ में आ गया या नहीं। हाँ जी, हेलो, हेलो, चलो जी आगे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो हम लोगों ने ना थ्योरी कंप्लीट कर दी अपनी, ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल। तो हम लोग पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या करेंगे, अब प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल से हम लोग डील करते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, दो टर्म्स आपने यहां पे पढ़ी है, एक आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बताया गया है, दूसरा प्रोमिसरी। जब हम अकाउंटिंग करेंगे ना, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनो बेटा, जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग में दोनों की जो अकाउंटिंग है वो सेम है, मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रोमिसरी नोट क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करूं तो दोनों के लिए क्या है, सेम है। अब यहां पे आपको पता है एक पार्टी ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया है, जिस पार्टी ने बिल ड्रॉ किया है उसको क्या मिलेगा, बिल मिलेगा, उसको बोलेंगे बिल रिसीवेबल। तो उसके लिए बिल रिसीवेबल क्या है, एसेट है, और ड्रॉई के लिए क्या है, लायबिलिटी। तो सीधी सिंपल सी बात हो गई, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की अकाउंटिंग एंट्री सेम है, पहली बात होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की क्या है, अकाउंटिंग एंट्री सेम है, पहली बात होगी। दूसरी बात कि जो ड्रॉअर है उसको मिलेगा बिल रिसीवेबल, जिस उसके लिए वो एसेट मानी जाएगी, और जो ड्रॉई है उसके लिए लायबिलिटी है, उसको बोलेंगे बिल्स पेबल। ये क्लियर हो गया, ठीक है, इधर देख लो, चलो बाद में नोट कर लेना, इधर देख लो। अब यहां पे हमें दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने, एक हम बनाएंगे ड्रॉअर की बुक और दूसरा बनाएंगे ड्रॉइंग। अब मैं आपकी बुक से नहीं बताऊंगा, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आपको एंट्रीज बताऊंगा, वो एंट्रीज आप मेरे साथ देखेंगे और एक बार नोट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है, आप मेरे साथ नोट डाउन भी कर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा क्या है भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज है,
या क्या बोल लो, प्रोमिसरी नोट। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या है, सेम, कोई भी चेंज नहीं। बड़े प्यार से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहां पे जो हमारा कौन है, ड्रॉअर, ड्रॉअर के पास क्या है, ऑप्शंस है। किस चीज के ऑप्शंस है, कि जो उसके पास बिल है, कोई सा भी बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, तो वो उस बिल का क्या कर सकता है। तो चार ऑप्शन है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया। चार ऑप्शन क्या है, कि सर वो बिल को क्या कर ले, हाँ जी, रिटेन कर ले टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी तक बिल को क्या करे, रिटेन करके रखे, पहला। दूसरा मैंने आपको बताया था, बैंक से क्या करवा सकता है, डिस्काउंट। कहां से डिस्काउंट करा सकता है, बैंक से जाके। तीसरा मैंने बताया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कि भैया उसके बहुत सारे डेटर हैं, तो वो बैंक को बोल सकता है कि मेरे बिहाफ में आप मेरे बिल क्या किया करो, कलेक्ट कर लिया करो। और चौथा मैंने बताया था इंडोर्स का, चौथा केस था इंडोर्स का, कि भैया इंडोर्स कर दो। मतलब सीधी सिंपल सी बात, मैंने उज्जवल से बिल लिया, क्योंकि उज्जवल ने मेरे पैसे देने, मैंने उज्जवल को उधार में माल बेचा है, तो उज्जवल ने मेरे को बिल दिया और मैंने वो बिल किसको दे दिया, दीपांशु। मैंने वो बिल किसको दे दिया, दीपांशु को। तो दीपांशु को मैंने वो क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया। तो मैं यहाँ पे इंडोर्सर, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, पीछे आया था, कि इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है। अगर आप देखोगे कहां पे है, ये रहा इंडोर्समेंट। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, दो पार्टी है, इंडोर्सर और एक इंडोर्सी। तो जिसको भाई मैंने बिल दिया वो कौन है, दीपांशु। तो दीपांशु बन गया इंडोर्सी और मैं इंडोर्सर। तो हम लोग किस तरीके से करेंगे प्रैक्टिकल स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपको ये केस वन, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज बताऊंगा, और फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर डिस्काउंटिंग की अकाउंटिंग एंट्रीज बताऊंगा, और फिर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ऐसे ही हम लोग चलते चलेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्रीज देखते हैं, और उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप ही की बुक से हम लोग लेते हैं। तो नोट्स बनाएंगे सारे बच्चे, जितने भी बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, सारे बच्चों को ये नोट्स बनाने, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाएंगे भाई। ऑप्शन अवेलेबल टू अ होल्डर फॉर डीलिंग विथ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑब्लिक प्रोमिसरी नोट। तो चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे क्या हो, प्रोमिसरी नोट। ठीक है, चलो सबसे पहला केस, केस वन, आप इस तरीके से डाल दो। सबसे पहले केस वन की डिस्कशन करते हैं। केस वन क्या है, रिटेन, रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब आपको पता है मैच्योरिटी डेट क्या होती है, जिसमें 3 डेज, 3 डेज ग्रेस के ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ड में आप इसको लिख सकते हो, व्हेन बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉअर। बिल कौन रिटेन कर रहा है, व्हेन बिल, प्लीज ये आप मेरे साथ नोट डाउन करते चलो, जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है मेरे साथ नोट डाउन करते चले। आपको कसम है, किसकी कसम से, ठीक है। व्हेन बिल, क्या बोला मैंने, व्हेन बिल इज रिटेन बाय, हाँ जी, रिटेन बाय द, कौन रिटेन कर रहा है बिल को, ड्रॉअर, रिटेन बाय द ड्रॉअर, ये इंपॉर्टेंट है। इन हिज पोजीशन, इन हिज पोजीशन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, तो मैं आपको एंट्रीज बता देता हूं, इस केस के अंदर क्या एंट्री होगी। इसका हिंदी अनुवाद समझ में आ गया,
कि जो ड्रॉअर है उसने क्या किया, यहां पे जो ड्रॉअर है उसने क्या किया, मैच्योरिटी जो डेट है, डेट ऑफ मैच्योरिटी, डीओएम का मतलब डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो उस दिन तक बिल को क्या किया, अपने पास रिटेन करके रखा है, उस डेट तक अपने पास बिल को क्या कर रखा है, रिटेन करके रखा है, और उस डेट को क्या होगा, फिर ड्रॉई आके पैसे देके चला जाए। ठीक है जी, चलो जर्नल एंट्रीज देखते हैं, तो लिखो, हेडिंग डाल लो जर्नल एंट्रीज, तो किसकी जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं, केस 1। ठीक है, चलो, तो यहां पे कितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने हैं मुझे ये बताओ आप, 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने हैं। किस किस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, एक तो बुक्स, यहां पे लिख लो सेंटर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बताओ किस किस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, बढ़िया नोट्स बना के दे रहा हूं भाई आप लोग। एक तो बनेंगे ड्रॉअर के, दूसरा बनेंगे ड्रॉई के। ठीक है जी, तो ऐसे नोट्स बना के दे रहा हूं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आ रही। सबसे पहली बात क्या हुई, सबसे पहली चीज क्या हुई, जो ड्रॉअर है उसने क्या किया, गुड्स बेचे, तो यहां पे आप लिखो व्हेन, इसको आप पार्टी ले लो x और इसको पार्टी ले लो y। ठीक है, तो व्हेन x सोल्ड गुड्स, किसको बेचे बताओ, टू y, y को गुड्स बेचे। आप मुझे खुद बताओ क्या एंट्री होगी, आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आप लोग खुद बताओ क्या एंट्री होगी, x ने गुड्स बेचे y को, क्या एंट्री होगी, y का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू क्या आ जाएगा, सेल्स। y कौन है, डेटर, y कौन है, डेटर, तो डेटर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है, यहाँ पे आप जो भी अमाउंट है यहाँ पे वो आ जाएगी, या नीचे नरेशन लिख दोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, टू y। अब इसी का उल्टा कर दो, मुझे आप खुद बताओ, अगर x ने y को यहां पे गुड्स बेचे हैं तो y ने क्या किया होगा, y ने परचेज किए होंगे, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे y ने गुड्स खरीदे होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे y ने किस में गुड्स खरीदे, क्रेडिट, y की क्या है यहाँ पे, क्रेडिट परचेज। ठीक है, मैं यहाँ पे सेंटेंस नहीं लिख रहा कि गुड्स परचेज बाय y, वो सेंटेंस नहीं लिख रहा, मैं एंट्री करके दिखाता हूं आपको। एंट्री बताना जरा मेरे को क्या होगी, हाँ जी, अगर y ने उधार में गुड्स खरीदे हैं तो क्या एंट्री होगी, परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू किससे खरीदे, एक्स से, तो एक्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक्स कौन है, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी, तो भैया क्रेडिट होगा अकाउंट। बताओ, किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा हो भाई व्हाट्सएप कर दो, अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो मुझे पता लगेगा आप लोगों को डाउट आया, अदरवाइज आपको कोई डाउट नहीं आया। बट मेरा चैलेंज है किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं आया, गारंटी है इस बात। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय एक्स। बताओ जी, यहां तक कोई डाउट है, डायलॉग है, तो ये पता लगता है स्टूडेंट। अब देखो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट के साथ शेयर किया, तो मैंने क्या शेयर किया कि भैया मेरे को तो 11वीं क्लास में अकाउंटेंसी नहीं आती थी, मैं नील बटे सन्नाटा था, मतलब कि गधा था अकाउंट्स। अब मैं कैसे याद करता था, सेल, मुझे ये पता था सेल को क्रेडिट करते हैं। अब मुझसे कोई पूछता परचेज क्या होती है, मैं भैया सेल क्रेडिट होती है तो परचेज डेबिट होती है। दूसरा मुझे ये भी पता था कि डेटर से जब पेमेंट ड्यू करते हैं तो डेटर डी से डेबिट, क्रेडिटर सी से क्रेडिट, बस। अब जब पेमेंट मिलेगी तो उल्टा हो जाएगा ना, जब पेमेंट मिलेगी डेटर से तो मैं डेटर को क्या कर दूंगा,
क्रेडिट कर दूंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, एक समझाना चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स आपको यही समझा रहा था। तो मैंने इस तरीके से अपनी 11वीं क्लास में अकाउंटेंसी पढ़ी थी, नंबर तो अच्छे आते थे, बट मुझे वो ज्ञान नहीं था जो ज्ञान मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, तो डेटर अगर मुझे पेमेंट कर देगा तो मुझे पता था कि यार जब ड्यू कर रहा हूं तो डेबिट कर रहा हूं, तो पेमेंट करेगा तो डेटर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब कि क्या समझे, मतलब कि डेटर ने जब पेमेंट कर दी, अब इसके बाद क्या होगा मुझे बताओ, सेकंड में क्या होगा, सेकंड पॉइंट में क्या होगा मुझे खुद बताओ। सेकंड पॉइंट में यहां पे क्या होगा, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूं, मैंने ऑन की है रिकॉर्डिंग। हाँ जी, हेलो। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग देखना बहुत जरूरी है बेटा। मैं पता लग रहा है यहाँ बोलते चला जा रहा हूँ और रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ऐसा कई बार हो जाता है। तो सेकंड हमारा क्या होगा यहाँ पे, व्हेन, सेकंड लिखो, व्हेन एक्स रिसीव्ड अ बिल ड्यूली एक्सपेक्टेड, ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई। तो भैया वो बिल किसने एक्सेप्ट कर लिया, वाई ने। तो ड्रॉ किसने किया, एक्स ने, और एक्सेप्ट किसने कर लिया, वाई ने। तो मुझे बताओ, यहां पे मैंने बोला था कि जब एक्स बिल ड्रॉ करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, बिल रिसीवेबल, बोला था मैंने। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, किसको ड्रॉ किया है, वाई को। किसको ड्रॉ किया है, वाई। और सामने मुझे बताओ, दूसरी तरफ इधर, इधर मैं किसकी एंट्री कर रहा हूं, ड्रॉई की। इधर मैं ड्रॉई की एंट्री कर रहा हूं। तो ड्रॉई ने क्या किया, बिल एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक्सेप्टेंस, हाँ जी, एक्सेप्टेंस गिवन बाय वाई, वाई ने एक्सेप्टेंस दी है। तो क्या एंट्री होगी मुझे बताओ, किसको एक्सेप्टेंस दी है, एक्स को, तो एक्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी, तो क्रेडिट हो गई। बिल्स रिसीवेबल क्या है, एसेट, तो डेबिट कर दिया। ये रीजन है यहाँ पे, ये एसेट है इसलिए मैं डेबिट कर रहा हूं। और यहाँ पे बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट हो रही है। ये मैंने रीजन आपको बता दिया, क्रेडिट लिखना नहीं होता, मैंने आपको लिख के बता दिया। समझ में आया या नहीं आया, बाकी यहाँ पे बीइंग करके नरेशन डाल देना। ठीक है ना, बीइंग करके क्या लिख दोगे, बिल ड्रॉन बाय ड्रॉर। यहां पे क्या लिख दोगे, बीइंग बिल एक्सेप्ट बाय ड्रॉइंग। थर्ड मुझे बताओ, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में मुझे बताओ क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, बिल रिटेन, हाँ जी, बिल रिटेन बाय एक्स, बाय एक्स टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, एंड वाई pays the amount, y pays the amount of bill on maturity date, on maturity date। तो क्या समझ में आया यहाँ पे कि भैया मैच्योरिटी डेट को y ने क्या कर दी, पेमेंट कर दी है, x को पैसा मिल गया, मैच्योरिटी डेट को x को क्या है, पैसा मिल गया। अब मुझे बताओ, अगर x को पैसा मिल गया तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यहां अगर मैं ड्रॉई की बात करूं तो ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉई बिल्स पेबल को डेबिट कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट कर देगा टू बैंक। तो यहां पे क्या हुआ है, बैंक क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि पैसा चला गया, है ना। बैंक कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, और यहां पे डेबिट द
और सॉरी यहाँ पे बैंक, बैंक कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल। तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, तो पैसा किसने रिसीव कर लिया? एक्स ने। और पे किसने कर दिया? वाई। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल के क्या लिख सकते हैं? वाई मेक्स द पेमेंट ऑन द मैच्योरिटी डेट। तो वाई मेक्स द पेमेंट ऑन मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट। तो इस तरीके से मैंने आपको जर्नल एंट्री सारी बता दी। ठीक है, क्लियर है? अब एक बार आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो, दिखानी तो नहीं है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल सिंपल है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, तो हम लोग एक एक करके, अभी मैं इस वाले केस की मैंने आपको एंट्रीज बताई है, फिर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर डिस्काउंट वाला बताऊंगा, फिर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर इंडोर्स वाला, फिर उसका प्रैक्टिकल, बिल सेंड उसका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, ये मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था आपको। तो यहाँ पे 1 अप्रैल को क्या किया है भाई? माल बेचा। किसको? मोहन को। कितने का माल बेचा? 50,000। मोहन ने इस बिल को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। 3 महीने का माल उधार में बेचा था। आपको जर्नल एंट्री करनी है, इग्नोर जीएसटी, जीएसटी कोई पार्ट नहीं। तो ये ड्रॉअर की बुक हो गई और ये ड्रॉई की बुक हो गई। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ क्या हुआ? उधार में माल बेचा गया, क्रेडिट से एंट्री कर लोगे, अमाउंट लिख लो। फिर बिल क्या किया गया भाई? ड्रॉ किया गया, तो बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो गया? 4 जुलाई को पैसे मिल गए, कहानी खत्म। सेम आप ड्रॉइंग की भी एंट्री कर लोगे, तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम लोग सेकंड केस करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप सारे बच्चे सेकंड केस की हेडिंग डालें। सेकंड केस में आ जाओ, केस नंबर 2। देखो जल्दी जल्दी हो जाएगा। केस 2 की हेडिंग डाल लो, व्हेन बिल is discounted from the बैंक। तो बिल कहां से डिस्काउंट करवा लिया हमने? बैंक से। अब जब आपने बिल क्या करवा लिया? डिस्काउंट करवा लिया, तो आपको क्या बनाने? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे बताओ? ड्रॉअर के और ड्रॉई के, दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए। सबसे पहले मुझे बताओ क्या हुआ होगा? सबसे पहली बात क्या हुई होगी? सबसे पहली बात हुई होगी कि भैया यहां पे पार्टी हम लोग ले रहे एक्स और यहां पे ले रहे वाई। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? एक्स ने उधार में माल बेचा होगा। तो एक्स ने उधार में माल बेचा, किसको बेचा? वाई को। तो वाई का अकाउंट क्या हो जाएगा? वाई कौन है? डेटर है। मैंने अभी आपको बताया डेटर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू सेल्स, हमने क्या किया? सेल्स की नरेशन आ जाएगी बी। ये तो पहली एंट्री वही हो रही है जो हमने केस 1 में की थी। यहां पे भी सेम वही होगा। यहां पे वाई ने उधार में माल खरीदा है, उसकी क्रेडिट क्या है? परचेज है। अगेन वो क्या एंट्री हो जाएगी? यहां पे परचेज का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 किससे माल खरीदा उधार में? एक्स से। एक्स कौन है? क्रेडिटर। ये तो बिल्कुल सिंपल है। नरेशन लिख लोगे बीइंग। ये बेटा नोट करना है, जितने बच्चे ये रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं नोट करना है। ऑल ओवर इंडिया में आपको यहाँ पे बता रहा हूं, क्योंकि ये लेक्चर जो मेरे हैं वो ऑल ओवर इंडिया बच्चे देख रहे हैं। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सारे बच्चों को अपने रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूं। लाइव लेक्चर भी मैंने शेयर किए हुए हैं आपको। तो आपको जब मैं जिस तरीके से आपको गाइड कर रहा हूं, प्लीज मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप भी कॉपी पेन लेके उसी तरीके से चीजों को नोट करोगे। अकाउंटेंसी बहुत ही सॉलिड हो जाएगी और एक अच्छी खासी आपके पास ग्रिप आ जाएगी। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लिया तो मुझे बता दो। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है इसमें? हेलो, हाँ ठीक है।
चलो जी, अब बिल्कुल ध्यान से देखो, हम लोग डिस्काउंटिंग सीख रहे हैं। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है कि जो मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट का क्या मतलब है, जितना टाइम पीरियड जो 3 महीने आपको दिए गए, किसको दिए गए भाई, ड्रॉई को दिए गए कि भाई 3 महीने बाद क्या कर देना, पेमेंट कर देना। तो हम लोग ड्रॉर को पैसे की जरूरत है, तो ड्रॉर क्या कर रहा है, बैंक के पास जा रहा है। ड्रॉर क्या कर रहा है, बैंक के पास जा रहा है और बैंक से जाके उस बिल को क्या कर रहा है, डिस्काउंट करवा रहा है। ओपन कर दो, बैंक से जाके क्या करवा रहा है, उस बिल को डिस्काउंट करवा रहा है। इतना समझ में आ गया? हाँ सर, आगे चलते हैं। चलो जी, हेलो हेलो। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग, डिस्काउंटिंग का मैं आपको केस करा रहा था। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में यही कहानी बता रहा था कि भाई ड्रॉअर ने क्या किया, 3 महीने का उधार में माल बेचा। अब ड्रॉअर को क्या है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, पैसे की जरूरत है, तो ड्रॉअर क्या कर रहा है, 1 महीने बाद ही उस बिल को लेके कहां चला जाएगा, बैंक के पास लेके चला। रियल लाइफ में कौन से बैंक के पास जाता है, वाई का, जहां पे बैंक अकाउंट होगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक मान लो 50,000 रुपए का बिल है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और बैंक अपने क्या करता है, उसमें कुछ चार्जेस ले लेगा, क्योंकि भैया बैंक भी तो आपको पहले ही पैसे दे रहा है ना, क्योंकि बैंक को वो पैसा कब मिलेगा, जो उस बिल की क्या है, मैच्योरिटी डेट। अब आपको पता है मैच्योरिटी डेट क्या, तो उस डेट को बैंक को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो उस केस के अंदर बैंक क्या करता है, अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस लेता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि एक्स बिल को लेके कहां चला गया, बैंक में लेके चला गया। तो आप लोग हेडिंग में क्या डालोगे, हेडिंग में लिखो व्हेन एक्स डिस्काउंट्स द बिल फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द बैंक। तो यहां पे एक्स ने क्या किया, उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो क्या एंट्री होगी, एक्स को पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट आप लोग लिख लेना डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि वो बिल रिसीवेबल किसके पास चला गया है, बैंक के पास। देखो अगर, एक मिनट प्लीज स्टॉप राइटिंग, अभी मत लिखो, मैं आपको टाइम दूंगा। टाइम मैं क्या दूंगा, आपके पास वीडियो आ गई है, आप पॉज कर लो इसको और फिर आप एंट्री रिकॉर्ड करो, साथ के साथ रिकॉर्ड मत करो, पहले पूरे केस की एंट्री आप समझो, क्या एंट्री कर रहे हैं सर। जब बिल रिसीवेबल आपके पास आता था, मतलब कि आप ड्रॉ करते थे, आपके पास वो बिल रिसीवेबल आता था, तो आप बिल रिसीवेबल को डेबिट करते थे, ऐसे ही होता था, आपके लिए वो एसेट बन जाता था। अब ये बिल रिसीवेबल आप किसको दे रहे हो, बैंक को दे रहे हो। तो ये बिल रिसीवेबल आप किसको दे रहे हो, बैंक को दे रहे हो, तो ये बिल रिसीवेबल किसके पास चला गया, बैंक के पास चला गया। ये बिल रिसीवेबल किसके पास चला गया, बैंक के पास चला गया। यहां पे रुक जाओ, एक एंट्री में खा गया, रुक जाओ, मैंने फर्स्ट एंट्री यहां पे लिखी है ना, ये सेकंड एंट्री मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, रुक जाओ, सेकंड एंट्री में यहीं पे, सेकंड एंट्री हमने क्या किया था, बिल ड्रॉन की एंट्री थी, यस और नो। किसने बिल ड्रॉ किया था, एक्स ने, किसको किया था, वाई को। बताओ क्या एंट्री हुई थी, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक्स के लिए बिल रिसीवेबल क्या बन गया था, एसेट। और टू क्या आया था, किसको ड्रॉ किया था, वाई को, वाई को किया था ना, वाई आ गया था यहाँ पे। और दूसरी साइड यहां पे मुझे बताओ, वाई ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, तो यहां पे एक्स का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया था टू बिल्स पेबल। यही कहानी थी ना, टू बिल्स पेबल। ये थर्ड एंट्री कर लो, तो पहली दो एंट्री सेम होंगी, ये थर्ड एंट्री होगी। तो थर्ड एंट्री में क्या हो रहा है, एक्स कहां जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है, बिल को क्या करवाने, डिस्काउंट करवाने। तो ये बिल रिसीवेबल क्या अब किसके पास चला गया, बैंक के पास। जब हमारे पास था हमने डेबिट किया था, अब ये बिल रिसीवेबल का पैसा किसको मिलेगा, ये बिल रिसीवेबल का जो पैसा है ये किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा। तो इसलिए बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, यहां पे क्रेडिट हो जाएगा, ये इसका रीजन।
बाकी आप नरेशन लिख देना, बीइंग, क्या नरेशन लिख दोगे, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ये आप नरेशन यहां पे डाल दो, ठीक है, बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। और यहां पे थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, मुझे बताओ, ड्रॉअर के केस में कोई, ड्रॉई के केस में सॉरी, क्या ड्रॉई के केस में कोई थर्ड एंट्री होगी, नहीं होने वाली, बोलो क्यों, नो एंट्री, कुछ कोई एंट्री नहीं करनी है आपने यहाँ पे, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं करनी यहाँ पे कोई एंट्री, क्योंकि भैया ड्रॉई को क्या पता, ड्रॉई ने तो 3 महीने बाद पैसे देने हैं ना, वो तो डिस्काउंट इसने करवाया बैंक से, एक्स ने बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो एक्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेगा। ड्रॉई कब करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री, मैच्योरिटी डेट को, तो मैच्योरिटी डेट को क्या होगा, जो चौथी एंट्री करनी है वो ड्रॉई करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। और ड्रॉई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री करेगा चौथे केस के अंदर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, वही कहानी, बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा, और 2 में क्या आ जाएगा, बैंक, उसके बैंक अकाउंट से पैसा चला जाएगा। आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग अमाउंट ऑफ बिल पेड टू बैंक, क्या नरेशन लिखनी है, बीइंग अमाउंट ऑफ बिल पेड टू बैंक, तो ये पैसा किसको पे कर दिया, बैंक को पे कर दिया। अब मुझे बताओ, ड्रॉअर कुछ कोई एंट्री करने वाला है क्या अपनी बुक्स में, नहीं, ड्रॉअर कोई एंट्री नहीं करने वाला, क्यों, कि भाई ड्रॉअर को तो पहले ही पैसा मिल चुका है, ठीक है ना, वो तो बैंक अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसका भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर ये आज का लेक्चर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। जानबूझ के मैं 2 केसेस नहीं ले रहा, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता था 2 केसेस का भी, बट थोड़ा सा हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए, लाइव क्लास में करेंगे हम लोग, तो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपके साथ ले लेता हूं। ये देखो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्काउंट, ठीक है, नोट डाउन, पहले आप ये एंट्री नोट डाउन कर लो और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना, आप साथ के साथ देखो। तो यहां पे अगर आप देखोगे इलिस्ट्रेशन 3, प्रकाश रिसीव्ड, प्रकाश ने क्या किया, हाँ जी, रिसीव फ्रॉम मोहन एन एक्सेप्टेंस। तो यहां पे सबसे पहले जब क्वेश्चन आए ना, आपको ये चेक करना है ड्रॉअर कौन है, ड्रॉई कौन है। मुझे बताओ एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है, मोहन दे रहा है, तो मोहन अगर एक्सेप्टेंस दे रहा है तो मोहन क्या हो गया, ड्रॉई, डबल ई का मतलब जो ड्रॉई है उसको मैं डबल ई लिख दूंगा, जो ड्रॉई है उसको मैं क्या लिख दूंगा, डबल ई। तो प्रकाश क्या हो गया, ड्रॉअर, ठीक है, प्रकाश क्या हो गया, ड्रॉअर, जिसको मैंने ई आर लिख दिया वो ड्रॉअर हो गया, समझ में आ गया। तो अभी मैं प्रकाश की बुक बना रहा हूं, तो प्रकाश कौन है, ड्रॉअर है, प्रकाश कौन है, ड्रॉअर। कोई दिक्कत है, सबसे पहला काम किया, क्या किया होगा, सेल की होगी। अच्छा, इन्होंने सेल की एंट्री नहीं की, क्यों, क्योंकि यहां पे बोला नहीं, यहां पे सीधे बोला है कि प्रकाश को एक बिल मिल गया जो कि मोहन ने एक्सेप्ट किया। अगर ये लिखते प्रकाश ने उधार में माल बेचा, तो हम पहली एंट्री करते सेल की। तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा पहली एंट्री सेल की करनी है नहीं करनी है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, प्रकाश सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन, लिखा रहेगा, एंड देन ड्रॉ द बिल। तो अभी सीधे लिखा है कि बिल मिल गया, तो भाई प्रकाश को बिल मिला, उसके लिए बिल रिसीवेबल क्या है, एसेट, डेबिट हो गया। किससे बिल मिला, मोहन से, कितने का बिल था, 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए आ गए। 1 जुलाई को माल बेचा होगा 3 महीने के उधार में। अब मुझे आप कैलकुलेट करो, 1 जुलाई के बाद, जुलाई के बाद क्या आएगा, सितंबर, 1 सितंबर, सितंबर 1 सितंबर के बाद, अच्छा जुलाई के बाद तो अगस्त आएगा, नालायक, अगस्त 1 महीना हो, मेरे को महीने नहीं आते भाई, मेरे को पहले, ठीक है, फिर 1 सितंबर आ जाएगा, 2 महीने हो गए। कहीं नालायक सोचेगा हाँ यार सर को ना महीने आते नहीं, हाँ नहीं आते भाई, पता आप क्या करें। फिर 1 अक्टूबर, तुम्हें आते हैं, बस बढ़िया बात, 1 अक्टूबर, 3 महीने हो गए। अब इसमें 3 दिन प्लस कर दोगे, 4 अक्टूबर क्या बन जाएगी, मैच्योरिटी डेट बन जाएगी। अब यहां पे क्या हुआ भाई, प्रकाश गॉट दिस एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंट 12% एट हिज बैंक। वो 1 जुलाई को ही उसने बैंक से क्या करवा लिया, डिस्काउंट करा लिया। मतलब यहां से हमारा मीटर स्टार्ट हुआ था ना 1 जुलाई से, और उसने 1 जुलाई को ही क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया। क्या मैं बोल सकता हूं 3 महीने पहले डिस्काउंट करा लिया, यस,
3 महीने पहले डिस्काउंट करा लिया, कितने का बिल था? 30,000। बैंक कितने डिस्काउंटिंग चार्जेस ले रहा है? 12%। 12% साल का है, देखो पर एनम लिखा है, पर एनम का मतलब होता है साल, और 3 महीने पहले कराया है तो यहाँ पे 3 महीने लेंगे। अगर वो यहाँ पे मान लो 1 महीने बाद करा लेता, अगर वो यहाँ पे 1 महीने बाद डिस्काउंट करा लेता, मतलब 1 अगस्त को डिस्काउंट करा लेता, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करते? 3 महीने से, 2 से, 1 से। सर नहीं आया समझ, नहीं आया ना समझ, क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड, क्या बात है, इंटेलिजेंट बच्चे भाई। मुझे लग रहा है आप भी इंटेलिजेंट हो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं भाई। भाई मैं कह रहा हूं 1 जुलाई की कहानी थी, अगर अगर यहां पे प्रकाश जो कौन है, ड्रॉर, अगर वो 1 महीने बाद जाके बैंक से डिस्काउंट कराता 1 अगस्त को, 1 अगस्त को कराता, तो आप यहां पे कितने से मल्टीप्लाई करते? जो महीने लेफ्ट रह गए उनसे मल्टीप्लाई करते, या जितने महीने बाद उसने बिल ड्रॉप किया, बताओ, जो लेफ्ट रह गए उससे करोगे मल्टीप्लाई? देखो नालायक, गलत आंसर है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर वो 1 महीने बाद गया है तो 1/12 करना है, आंसर गलत है भाई। जितना टाइम पीरियड लेफ्ट रह गया, सर क्यों? मुझे एक चीज बताओ, आपने मुझे 30,000 रुपए देने, ठीक है, आपने मुझे 30,000 रुपए देने, अगर मैं आपके बैंक में जाके 1 महीने बाद बैंक से डिमांड करूंगा मुझे 30,000 रुपए दे दो, क्या बैंक मुझे 30,000 रुपए देगा? नहीं देगा। बोलो क्यों? बैंक कहेगा कि भाई ये 30,000 रुपए तो हमें 2 महीने बाद मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 1 महीने का टाइम तो हो चुका है, तो 2 महीने बाद मिलेंगे, तो इसका मतलब मैं 2 महीने के तुमसे क्या करूंगा? अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस लूंगा। अब समझ में आ रहा है? क्योंकि बैंक जो 30,000 रुपए पे कर रहा है वो 2 महीने पहले पे कर रहा है भाई, 1 महीना तो गुजर चुका है ना, 1 महीना जा चुका है। पक्का पक्का बताओ, क्लियर है? तो जो टाइम लेफ्ट होता है उससे मल्टीप्लाई करते, तो अगर 1 महीने बाद प्रकाश बैंक में जाएगा, डिस्काउंट कराएगा, तो बैंक डिस्काउंटिंग जो चार्जेस लेगा वो 2 महीने के लेगा। अगर वो 2 महीने बाद जाएगा तो 1 महीने के, ठीक है? चलो सबको समझ में आ गया। तो मैंने ये जो भी इफ और बट्स हो सकते थे क्वेश्चन के अंदर वो मैंने आपको बता दिया। तो 30,000, अच्छा सबसे पहले आप, सबसे पहला काम क्या करना है? एंट्री करनी है आपने। सबसे पहले एंट्री मैंने लिखवा रखी, आपने एंट्री कर ली। फिर ये बिल कितने का है? 30,000 का, 30,000 लिख लिए। फिर ये डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट कर लो। तो पहला स्टेप डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करो। पहले ये 30,000 लिख लो, फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट कर लो। कितने आ गए? 900 रुपए। अब 30,000 में से क्या करो? 900 रुपए माइनस कर दो, अपने आप ये आ जाएगा। तो एक तरीके से ये बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर समझ गए ना? 30,000 में से क्या कर दोगे? 900 रुपए माइनस कर दो। ये 30,000 में से 900 रुपए माइनस कर दो, ये आपके पास आ जाए। तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यस सर। और मैच्योरिटी डेट में कोई भी एंट्री प्रकाश नहीं करेगा, ये नोट देके एग्जाम में आना है, बच्चे देके नहीं। भाई जब मैं टेस्ट लूंगा, ये नोट जिस बच्चे ने दिया होगा पता लग जाएगा उसने मेरा लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखा। मैंने अभी आपको बता दिया बच्चे टेस्ट में नहीं लिखते ये नोट, पर आपको लिखना है क्योंकि आपके सर ने आपको बताया। अब मोहन कौन है भाई? ड्रॉई। तो ड्रॉई क्या एंट्री करेगा बुक्स में? उसने बिल एक्सेप्ट किया, तो बिल्स पेबल उसके लिए क्या है? लायबिलिटी। फिर उसने मैच्योरिटी डेट देखो 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर मैंने मैच्योरिटी डेट निकाली थी, उस दिन उसने पैसा दे दिया, एंट्री कर दी। वो तो पूरे 30,000 ही देगा ना बैंक को जाके। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग सम अप कर रहे हैं। थर्ड केस आपके साथ करूंगा, लाइव करूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं कंक्लूड कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय, टेक केयर।